have to start new chapter. Before that, if you have any doubt, so we'll discuss those doubts, because in the previous class, what we did question discussion, na? So even if you have any doubt from the previous chapter, application of derivatives, you can ask. Otherwise, we'll start the new chapter, integrals. यस सर डाउट है हाँ बोलो आसिया। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है हम्म साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हम्म माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हम्म इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके। तो अप्रोच करने का तो कई तरीका हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है उससे हमें अप्रोच करना है। पहले एक काम करते हैं, बाकी सबके लिए ये क्वेश्चन नया है, तुमने तो अभी ट्राई कर लिया होगा, तो बाकी सब एक बार ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से इनवर्स का उनका रिविजन भी हो जाएगा। सो एवरी वन ऑफ यू, अभिनव, अनुभव, हर्षित, मानस, अमानस्विन, अफान, स्वांग एंड यशवर्धन, नाउ टुडे इज अ गुड अटेंडेंस हियर। पहले ये ट्राई कर लो, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। सर एक्स के लिए सॉल्व करना है ना ये? एक्स की वैल्यू निकालनी है। ट्राई कर लेना तो बता देना। मानस जोशी इज सेइंग 0। ओके, लेट अस चेक बाकी लोगों का क्या आता है। अभिनव इज ऑल्सो सेइंग 0। ओके, so what happens here, there are many ways in which you can deal this question. So सबसे पहले तो ये देखो इसका डोमेन क्या होगा। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स जो है, उसमें 1 माइनस एक्स जो होगा वो 1 और -1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, जो साइन इनवर्स का इनपुट होता है वो 1 से -1 के बीच में होता है, क्योंकि साइन का जो आउटपुट होता है वो 1 से -1 होता है।
तो इससे हमें ये मिलेगा कि x लाइज बिटवीन, मैं +1 कर देता हूँ अगर, तो ये 0 हो जाएगा, ये -x+2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, विच फर्दर मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। अच्छा, दूसरा वाला जो साइन इनवर्स है वो x पे है, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके -1। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, x बिटवीन 0 to 2 भी होना चाहिए और x बिटवीन 1 to -1 भी होना चाहिए। तो देयरफॉर x का जो इंटरवल आना चाहिए दोनों में अगर सेटिस्फाई करना है तो 0 से लेके 1, तो दिस इज द इंटरवल ऑफ x। ठीक है, इसी इंटरवल में हम काम करेंगे। हम कोई भी स्टेप लेंगे तो इस बात का ध्यान रखते हुए लेंगे कि x 0 और 1 के बीच में है। ये करना जरूरी होता है, कई बार इससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन कई बार फर्क पड़ जाता है, तो इससे डोमेन जरूर निकाल लिया करो। और हमें पता नहीं होता कब फर्क पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम उसी डोमेन में काम करेंगे। तो साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इज π/2। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 - x इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। इसके बाद मैं दोनों साइड साइन ले लेता हूँ, तो साइन लगाऊंगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 - x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स में साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1 - x इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा विल बिकम कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। अब कॉस 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के 11th में हमने ये आइडेंटिटी की थी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी बहुत सारी आइडेंटिटी होती थी, उसमें से एक ये थी जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1 - 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। तो दिस वुड बिकम 1 - x इज इक्वल टू 1 - 2 x स्क्वायर। साइन ऑफ साइन इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। इससे हम x को कॉमन लेके 2x - 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इससे हमें x की वैल्यू 0 तो मिल ही रही है जो बाकी लोगों की मिल रही थी, एक और मिल रही है हाफ। सो किसी का हाफ नहीं आया था ना, सबका 0 आया था। यशवर्धन भी 0 लाया था, अभिनव भी, मानस भी। हाफ लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन डोमेन में तो है हाफ, कैसे नहीं सेटिस्फाई करेगा। साइन इनवर्स हाफ, और इसमें साइन इनवर्स हाफ अगर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है ना सेटिस्फाई करें, क्योंकि इनवर्स में हमने फंक्शन लगाया है ना, हो सकता है नहीं करें, तो एक बार चेक कर लेना भी जरूरी है। x इक्वल टू 0 के लिए अगर चेक करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, विच विल बी एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज π/2। ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल है। x को अगर हाफ लेते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस हाफ विल बी हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ, दैट विल बिकम माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, सो दैट विल बी माइनस π/6। हाँ, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एक्चुअली क्यों नहीं कर रहा, इसका रीजन समझ में आ रहा है ना, कि हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन है वो इक्वेशन है ये, और हमने फर्दर यहां पर दोनों साइड साइन फंक्शन एक्ट कर दिया है, तो ये साइन फंक्शन से इक्वेशन में चेंज हो गया। तो हो सकता है कि यहां पर जो इनपुट है ऑफ द साइन फंक्शन, दोनों इनपुट सेम ना हो, फिर भी उनका साइन सेम हो जाए मे बी। तो इसीलिए हम चेक जरूर करेंगे, और जब चेक करेंगे तो विल फाइंड दैट x इज इक्वल टू हाफ इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट x इक्वल तो एक ही आंसर होगा। दिस इज द ओनली आंसर, आसिया। Yes, sir. ओके,
और सर कोई भी फंक्शन को हम प्रूव कैसे करेंगे कि वो नाइदर रिफ्लेक्सिव है नॉर सिमेट्रिक है नॉर ट्रांजिटिव है? वो तो हमने रिलेशंस में पढ़ा था ना, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का क्या डेफिनेशन है, उसी से प्रूफ करते हैं। फंक्शन नहीं, रिलेशन में होता है। यस सर, रिलेशन को सर तो इसे प्रूव कैसे करेंगे कि वो तीनों नहीं है? तीनों का अलग अलग प्रूफ है। अगर तुम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना चाहती हो तो उसके लिए ये है कि मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, तीनों की कंडीशन में लिख दे रहा हूँ। इसको इरेज कर दूं? सर वो आपने ना सेकंड लास्ट सॉरी थर्ड लास्ट स्टेप में साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स को 2x स्क्वायर कर दिया। हाँ सही ये जो है इसकी बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। यस और सर। जो स्क्वायर लगा हुआ है वो पूरे पे लगा हुआ है, एक्चुअली उसको लिखते इस तरीके से है लेकिन वो पूरे पे लगा होता है, तो एक्स ओके स्क्वायर सर। होगा। जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है ना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस सर। इसको एक बार नोट कर लो सारे लोग, उसके बाद अभी आसिया ने जो पूछा है उसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, लेकिन यह हम लोगों ने कर रखा था, उसमें रिलेशन में कर रखा है। Should I erase this? यस सर। यस सर। ओके। तो अगर हम कहते हैं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो उसका मतलब ये होता है कि इफ R is a relation, and then you have इस तरीके से होता था ना, यस, ये होता था। दिमाग से निकल जाता है, मैथ्स भी ऐसी चीज़ है ना कि अगर नहीं प्रैक्टिस करो तो थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है। रिलेशन में हमने ये किया था। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट x है बिलोंगिंग टू अ सेट A, देन x इज रिलेटेड टू x। ठीक है, कोई भी A सेट में कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं x, तो x अपने आप के साथ रिलेटेड होगा। अगर हम ये दिखा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक में हमने ये पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कि अगर x रिलेटेड टू y है, दिस इंप्लाइज दैट y इज ऑल्सो रिलेटेड टू x, और इसका वाइस वर्सा। और अगर ट्रांजिटिव है तो उसका ये मतलब होता था कि इफ x इज रिलेटेड टू y and y is related to z, this implies that x is related to z। ये तीन तरीके थे जिससे हम रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का प्रूफ करते थे। ये समझ में आ रहा है आसिया? यस सर। सर तो एक रिलेशन है a कॉमा b in which a is less than equal to b square। ओके, एक रिलेशन तो है a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। b ठीक है, square ठीक है। एंड इसे प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ओके, ए बी क्या है? ए बी दिया होगा? नहीं सर, नहीं दिया। ए बी आर रियल नंबर कुछ तो दिया होगा ना? ये सर रियल नंबर दिया हुआ है ना, रियल नंबर है या इंटीजर है या क्या है? रियल नंबर दिया हुआ है ना? यस सर। तो ये तरीका होता है जिससे हम रियल नंबर को दिखाते हैं।
नहीं तो R से रिलेशन जनरली दिखाया जाता है। तो ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इसमें अगर तुम्हें रिफ्लेक्सिव देख ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो तुम कोई भी एग्जांपल ले लो जो इसको नलीफाई करता हो। जैसे मान लो कि 2,2 ले लो, 2,2 नहीं, 2,2 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही। ले लो रियल नंबर में से हाफ ले लो, तो a इज इक्वल टू हाफ ले लो। तो क्या हाफ जो है हाफ से रिलेटेड है? दिस इज द क्वेश्चन। क्या x से रिलेटेड है? रिफ्लेक्सिव के लिए यही होता था। तो हाफ जो है लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, मतलब हाफ जो है हाफ के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, मतलब हाफ जो है 1/4 से छोटा होना चाहिए, विच इज रॉन्ग। हाफ जो है 1/4 से बड़ा होता है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इज दिस ओके? तो हमें जो यस सर। चयन करना है नंबर का वो इस सोच के करना है कि हमें इसे डिसप्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम डिसप्रूव करना चाहेंगे तो हम ऐसा नंबर चूज करेंगे, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, जिससे हम ये डिसप्रूव कर सकें कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक का, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, ए की जगह ले लो -½ ले लो, और बी की जगह ले लो 1/4। तो यहाँ पे क्या होगा कि -½ जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर होगा, मतलब 1/16 से छोटा है। ये नेगेटिव नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, मतलब a इज रिलेटेड टू b। अब हम चेक करते हैं क्या b इज रिलेटेड टू a है, मतलब 1/4 इज लेस देन इक्वल टू -½ का स्क्वायर। कम और करते हैं, इसके लिए तो इक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो ही रही है, तो -½ ना लेके एक काम ये करते हैं, 1/3 ले लेते हैं, उसको 1/3 ले लो। ठीक है, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, तो 1/3 ले लो, तो -½ इज लेस देन 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, सही है, निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। अब अगर हम चेक करें कि क्या 1/3 -½ के स्क्वायर से छोटा है, मतलब उल्टा करें, पहले x का y से रिलेशन है, y का x से रिलेशन देखें, तो मतलब इसका क्या हो गया, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट मत डालो, ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं लेकिन लॉजिकली गलत हो जाता है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या 1/3 1/4 से छोटा होता है? नहीं होता है, 1/3 एक्चुअली 1/4 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि x तो रिलेटेड टू y हो गया, ठीक है, a इज रिलेटेड टू b हो गया, बट b इज नॉट रिलेटेड टू a, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, ऐसे ही अब ट्रांजिटिव का प्रूफ करो। कोई एक ऐसा एग्जांपल सोचो जिससे ट्रांजिटिव नहीं है ये भी प्रूव हो जाए। एवरी वन ऑफ यू, सारे लोग करो। वैसे ये हमने किया था पहले, लेकिन चलो अगर तुम अभी क्वेश्चन पूछ रही हो तो अभी इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो एवरी वन ऑफ यू नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या एग्जाम्पल लेना चाहिए एक्स वाई और जेड का, ये थोड़ा सोच के बताओ। कि एक्स वाई से रिलेटेड हो, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर हो, वाई जेड से रिलेटेड हो, मतलब वाई लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर हो, लेकिन एक्स जेड से रिलेटेड नहीं हो, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर नहीं हो। ऐसा क्या हम एक्स वाई जेड की वैल्यू चूज करेंगे कि ऐसा हो जाए? क्योंकि चीज अगर डिसप्रूव करनी होती है तो हम कोई भी एग्जांपल देके डिसप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रूव करनी होती है तो वी हैव टू प्रूव इट इन जनरल। सर हाँ, 3, 2 and 1.5. 3, 2 and 1. 0.5. 3, 2 and 0.5. ओके, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सही है। 1.5. 1.5, अच्छा ठीक है।
2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर भी सही है, 3 इज लेस देन 1/0.5 का स्क्वायर गलत है। हाँ सही है, सही बता रहे हो। डन सर। ओके, तुम्हारा क्या आ रहा है आसिया? सर 3, 2 और 1.5 ही आ रहा है। आ रहा है ना, तो इससे प्रूव हो रहा है, क्लियर है? यस सर। तो क्या हो रहा है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, वी नो दिस। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर होता है, दिस ऑल्सो वी नो दिस, क्योंकि ये 2.25 हो जाएगा। लेकिन 3 को अगर हम लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर लिखने के कहें तो दिस इज नॉट ट्रू। एनी अदर डाउट, एनीवन हैविंग? सर हाँ सर हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स रियल है या नहीं? देखो, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर लो और वो देख लो कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, तो फिर ये डिसाइड कर सकते हैं। मतलब वो स्केचिंग द ग्राफ से ही हो पाएगा। स्केचिंग द ग्राफ एक टॉपिक है जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स से पहले पढ़ेंगे। उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, मैक्सिमा, मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एसिम्पोट्स, और उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन, डोमेन, उसके बाद ही हम उसको ग्राफ को स्केच करते हैं। दैट इज स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन, इन जनरल कोई तरीका नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो जब हम लोग स्केचिंग पढ़ेंगे ना, कर्व स्केचिंग, तो उसमें हम सीख जाएंगे कि किस तरीके से कर्व बनाने हैं। सो लेट अस स्टार्ट इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। तो कुछ तो इंटीग्रल के बारे में तुम्हें पता है, मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग थ्योरेटिकली लगाएंगे तो एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मैं ज़्यादा इस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ कि इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दूंगा, लेकिन अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिमेंबर कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम करते थे तो हमें क्या मिलता था, 2x, इतना तो सबको पता है। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अगर करेंगे तो क्या होगा, तो भी 2x मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर एक्स स्क्वायर को किसी कांस्टेंट के साथ ऐड करके फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, वेयर दिस कांस्टेंट कैन बी एनी कांस्टेंट। अब जब हम इंटीग्रल पढ़ते हैं तो इंटीग्रल इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रल्स तुमने फिजिक्स में भी यूज किया होगा कई जगह, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर से एक ही चीज़ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी हम रिकैप कर लेंगे। तो अगर हम 2x का इंटीग्रल करते हैं विच इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर भी मिल सकता है। उसी तरीके से ये दूसरा वाला जो तरीका है, इससे इसी चीज़ का इंटीग्रेशन करने पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी मिल सकता है।
या फिर इन जनरल हम कह सकते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन करने पे एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा, वेयर दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब ये होता है कि अगर हम एक फैमिली ऑफ कर्व बनाते हैं विच इज एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये कर्व कैसा होता है? इफ यू रिमेंबर, दिस इज अ कर्व विच इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो ये एक ऐसा पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर मान लो हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 बना रहे हैं तो वो 0,2 से पास कर रहा होगा, उसका वर्टेक्स 0,2 होगा। अगर मान लो हम उसके नीचे से बना रहे हैं, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3 का कर्व बना रहे हैं, तो 0,-3 से पास कर रहा होगा। तो ये सारे फैमिली ऑफ कर्व्स है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर हम इसमें ये ऑब्जर्व करें कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, सबका डिफरेंशिएशन 2x ही क्यों है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता था कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप dy/dx का ये मतलब होता है। तो हम कोई भी पॉइंट ले लें x, ठीक है, ये a ले लेते हैं, a एक पॉइंट है, और इस पे हम सारे कर्व पे इस पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट के लिए टेंजेंट बनाते हैं अगर, तो व्हाट वी ऑब्जर्व बेसिकली इज कि सारे टेंजेंट्स का जो स्लोप होगा वो सेम होगा एट अ पर्टिकुलर x। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2x है वो हम किसी भी कर्व को लें इस फैमिली के, सबका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो सेम आ रहा है, 2x आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन कि इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व वेयर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर अ गिवन x कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज। ये बात समझ में आ रही है? यस ओके, तो पहले हमें यह समझना है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या रोल है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है जो कि डेफिनेट में नहीं आता है। डेफिनेट हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एक फैमिली ऑफ कर्व लेते हैं और फैमिली ऑफ कर्व में हम जो है उसका डेरिवेटिव जो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो दैट इज व्हाई ऑल द फैमिली ऑफ कर्व्स गिव्स यू द सेम इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। Now there are few formula which we have studied earlier जो कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। अब उसी का जो इनवर्स प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा वो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहले इसको नोट कर लो।
आई होप सबने लिख लिया होगा। यस। So what are the formulae which we have to remember? सबसे पहले हम आ जाते हैं x to the power n का इंटीग्रेशन is x to the power n plus 1 upon n plus 1। यहाँ पे बस एक बात का ये ध्यान रखना है कि n is not equal to -1। ठीक है, अगर -1 है तो दैट इज 1 by x dx, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ln of x होता है, मतलब log of x to the base e, जिसको हम ln of x कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है वो होता है e टू द पावर x का अगर इंटीग्रल करते हैं दैट इज e टू द पावर x, और सब में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगा दो, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है। अगर हम e की जगह कोई भी अदर कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट a लेते हैं तो उसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो a टू द पावर x बाई ln ऑफ a होगा। Then we have the formula for integration of चलो अब ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाते हैं। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, और जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है। याद है ना सबको ये सब कुछ? ये बस एज अ रिकैप हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसका इनवर्स पता है हमें ऑलरेडी, डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी पता है ना। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो दैट इज एक्चुअली tan x, और अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉट एक्स होता था। अगर हम sec x इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो दैट वुड बी sec x, और अगर हम cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करते हैं तो दैट वुड बी माइनस cosec x। इज इट ओके फॉर एवरीवन? किसी को भूल तो नहीं रहे हो ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला? अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन उसका इनवर्स प्रोसेस है, तो ये याद आ जाना चाहिए। इसी के बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी करते थे। तो इफ यू सी दैट 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कोई बता सकता है मुझे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin इनवर्स x अच्छा, और कुछ हो सकता है? प्लस c। नहीं, प्लस सी तो ठीक है, और कुछ हो सकता है? अगर मैं माइनस कॉस इनवर्स, हाँ मैं यही जानना चाह रहा था, इसको हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी। तो ये दो साइन इनवर्स अलग चीज होती है, माइनस कॉस इनवर्स अलग चीज होती है, तो दोनों कैसे हो सकता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस? सर क्योंकि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय 1। हाँ वो तो ठीक है, इसी से तो हमने ये लिखा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि साइन इनवर्स ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। साइन इनवर्स एक्स माइनस, कांस्टेंट्स अलग-अलग हैं। हाँ तो बेसिकली क्या है कि इफ यू सी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो व्हाट यू कैन डू कि साइन इनवर्स एक्स को बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता था, तो हम साइन इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, और फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, तो ये सी के साथ ऐड करके एक दूसरा सी देगा विच इज सी डैश, तो ये कांस्टेंट थोड़ा अलग है, तो इसीलिए हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। इसको हम इस तरीके भी समझ सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो दो अलग फंक्शन हो सकता है अगर उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स का और माइनस कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंस है
अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जिसका वैल्यू होता है π/2 विच इज अ कांस्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का फर्क बस एक कांस्टेंट का फर्क है, दोनों सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरीके से वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है याद है? tan इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं विद अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सी दिखा सकते हैं दोनों में, लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए कि दोनों अलग कांस्टेंट्स होंगे। और इसके बाद आता था 1/mod ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। सर हाँ सर, जो इंटीग्रेशन आप तक का करते आए हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। जो इंटीग्रेशन सर मतलब जो क्लास 11th में करी है। दोनों तरह का इंटीग्रेशन किया होगा तुमने। जो लिमिट पुट करते हैं वो डेफिनेट होता है, और जिसमें लिमिट नहीं पुट करते हैं वो इनडेफिनेट होता है। सर मतलब उसमें हम सी नहीं लेते तो वो डेफिनेट। हाँ सी नहीं लेते हैं लेकिन लिमिट पुट करते हैं ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सर तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल में भी हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रल्स में प्लस ही करेंगे क्या? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं। दोनों ले सकते हो, गलत नहीं होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि सी हमेशा लेंगे ना इसमें? नहीं, अगर डेफिनेट में कर रहे हैं तो सी नहीं लेंगे, कोई जरूरत नहीं है सी की, क्योंकि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे ना तो वो सी कैंसिल हो जाता है, इसका सी का कोई यूज नहीं है। मैं अभी बता देता हूँ, ओके सर। मैं भी समझा देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। दिस इज एक्चुअली सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो इसको, या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। बहुत कम जगह रह गई है, उसी में मैं लिख रहा हूँ। आई होप सबको दिख रहा होगा। जैसे तुमने अभी पूछा ना डेफिनेट इंटीग्रल का, तो क्या है कि कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा ना। कैसे कैंसिल होगा? जैसे मान लो किसी भी फंक्शन एफ एक्स का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो और ए से बी लिमिट पुट कर रहे हो, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, डेफिनेट है। इसका इंटीग्रल हो गया कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हो गया, और लिमिट क्या हो गई? ए से बी। तो जब तुम बी लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा एफ बी प्लस सी, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो एफ ए माइनस सी। तो ये सी सी तो कैंसिल हो जाएगा ना, एफ बी माइनस एफ ए आएगा। तो तुम कांस्टेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम कांस्टेंट नहीं भी लोगे और लिमिट पुट करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ये समझ लीजिए। ये सब ने लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक होता है लीनियर एक्सटेंशन। लीनियर एक्सटेंशन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स
और इसका इंटीग्रल जो है कैपिटल एफ एक्स आ रहा है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम x की जगह कोई लीनियर वैल्यू ले लेते हैं, लीनियर एक्सटेंशन जिसको कहते हैं, मतलब f ऑफ x की जगह ax प्लस b ले लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सटेंशन, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट कैपिटल f ऑफ ax प्लस b बाई a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्मॉल एफ एक्स का अगर इंटीग्रल हमें पता है तो उसके लीनियर एक्सटेंशन का भी इंटीग्रल हम लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं? तो बिकॉज बाई सब्स्टिट्यूशन अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट अस सपोज ax प्लस बी इज इक्वल टू t। तो इससे क्या मिलेगा? अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे a टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू dt, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ t हो जाएगा, ax प्लस बी को हमने t लिया है, और dx जो हो जाएगा यहाँ से dt बाई a हो जाएगा। सो दिस इज dt बाई a को हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1 बाई a। अब स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ टी का इंटीग्रल क्या होगा? कैपिटल एफ टी हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस से t की वैल्यू ax प्लस बी लिख लेते हैं, तो f ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव लीनियर एक्सटेंशन। तो मान लो कहीं पे दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है, सपोज सिंपल फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रल। साइन एक्स का इंटीग्रल सबको पता है कि कॉस एक्स होता है, अभी हमने पढ़ा है। अब मैं पूछूं कि साइन ऑफ 3x प्लस पाई, इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 3x प्लस पाई अपॉन 3 प्लस सी। इज इट ओके? सर वो माइनस क्या चीज? सर माइनस का। अच्छा हाँ सॉरी, माइनस कॉस एक्स। सर कांस्टेंट दोनों में सेम ही रहेगा ना? कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, सेम क्या, वो कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कोई भी नंबर होगा तो सेम या अलग का कोई सेंस नहीं है, वो पूरा फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है, कोई एक कर्व नहीं दे रहा है। अगर कांस्टेंट की कोई वैल्यू तुम ले लोगे तो दैट विल बी वन कर्व, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन कर्व, देयर इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स। यस सर। तो फैमिली ऑफ कर्व में इनफाइनाइट कर्व्स उस तरह के मिलेंगे, तो कांस्टेंट की कोई एक वैल्यू का कोई मतलब नहीं हुआ, द फैमिली ऑफ कर्व्स आर देयर। So if I give you few question, सिंपल क्वेश्चन अभी फॉर्मूला बेस्ड है और लीनियर एक्सटेंशन जो हमने किया है उस पर बेस्ड है, कोई अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा देर के बाद स्टार्ट होगा, आज की क्लास में नहीं होगा। So the first question is, सर एक सेकंड प्लीज, लास्ट लाइन। ये मैंने इरेज कर दिया, लिखा था कि नहीं लिखा था? सर मैं मान लूँ सर। अच्छा ठीक है। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx, ये क्या होगा हमें बताना है। और दूसरा है प्रूव दैट रूट ओवर 3 sin x माइनस cos x dx is equal to minus 2 cos x minus pi by 6 plus constant of integration।
अच्छा, बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 11th में जो हमने पढ़ी थी, बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उस पर भी कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। So the third question is sin 3x into sin 2x का integration. Fourth question is dx upon 4 cos x plus 3 sin x. So try all these 4 questions. We will discuss in some time, in 5 to 10 minutes. So try these questions. I'll back in 5 to 10 minutes.
Yes, so should we discuss these questions now? Someone has given the reply. First का 1/3 tan of 3x plus 5 plus c, ठीक है मानस. और थर्ड का 1/2 sin x माइनस sin x by 10. इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउट, वैसे अभी डिस्कस कर लेते हैं. अभी तुम लोग ट्राई कर रहे हो या डिस्कस कर लें सारा? अच्छा करो, ट्राई कर लेते हैं. फर्स्ट वाला तो लीनियर एक्सटेंशन का ही एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन है. इसका तो आंसर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबका आ ही गया होगा. सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan होता है. अब लीनियर एक्सटेंशन लगाओगे तो tan of 3x plus 5 हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 3 इज कांस्टेंट. पहले वाले में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी. ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या होगा? दिस इज √3 sin x माइनस cos x dx. तो हम क्या कर सकते हैं ना कि दोनों को अलग कर सकते हैं. मतलब √3 इज अ कांस्टेंट विच विल कम आउटसाइड. sin x का इंटीग्रल अलग कर लेते हैं, माइनस cos x का इंटीग्रल अलग कर सकते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग कर सकते हैं. तो sin x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो आंसर तो वैसे हमारा आ गया है, लेकिन जिस फॉर्म में लाना है उस फॉर्म में लाने के लिए अब हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे. तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ और माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ. तो -2 बाहर अगर है तो √3/2 इंटू कॉस एक्स ये हो जाएगा और प्लस 1/2 साइन एक्स ये हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. -2 के √3/2 इज एक्चुअली cos of pi/6 राइट इंटू cos x और हाफ जो होता है वो साइन ऑफ pi/6 होता है इंटू साइन. तो जो हमें प्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं. तो ये -2 हो जाएगा. cos x cos pi/6 प्लस sin x sin pi/6 क्या हो जाएगा? cos of x माइनस pi/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो. Now let us come to third question. पहले ट्राई कर लो. थर्ड क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं मैं तुम लोगों को.
थर्ड में मानस का भी जो आंसर आया है और यशवर्धन का, दोनों में थोड़ा फर्क है आंसर में, वो देखना पड़ेगा किसका सही आंसर आएगा। इसका हिंट मैं ये दे देता हूँ कि लेट अस मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, और वो जो 2 है उसको अंदर ले जाओ, तो 2 sin 3x इंटू साइन 2x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगनी है वो लगनी है 2 sin a इंटू साइन b, और वो क्या होती थी, इफ यू रिमेंबर, cos ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, ये आइडेंटिटी लगनी है यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। So I'm erasing the first two question solution. So what do you get as an answer? यहाँ पे जब हम थर्ड क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ a माइनस b करेंगे, 3x माइनस 2x इज x, माइनस कॉस ऑफ a प्लस b करेंगे तो 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x का इंटीग्रल अलग कर लेते हैं, sin x हो जाएगा बाई 2, और cos 5x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये लीनियर एक्सटेंशन हो जाएगा, तो sin 5x अपॉन 5, और 5 इंटू 2 10, ये आंसर सही आंसर है। तो दिस आंसर वाज गिवन बाय मानस ने भी जो आंसर दिया उसमें sin 5x नहीं लिखा है, और यशवर्धन ने जो आंसर दिया उसमें नीचे में 5 नहीं मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का ही आंसर थोड़ा गलत आ गया। Is this clear to everyone? Manas and Yashwardhan, especially to you? Yes, sir. Yes, sir. Now let us come to fourth question. So in fourth question थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमें ध्यान से रहनी चाहिए याद। तो ये dx by 4 cos x plus 3 sin x जो दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे कि रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज एक्चुअली 5, तो मैं डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो 4/5 है इसको हम ले सकते हैं cos ऑफ अल्फा, तो ऑटोमेटिकली जो 3/5 हो जाएगा वो हो जाएगा sin ऑफ अल्फा, बिकॉज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होना चाहिए, और वो ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। एक तरीका होता था ट्रिग्नोमेट्री में 11th में। तो दिस इज 1/5 इंटीग्रल ऑफ dx, 4/5 इज cos अल्फा इंटू cos x हो गया, 3/5 इज sin अल्फा, अल्फा एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/5 dx by cos a cos b plus sin a sin b is cos of a minus b, cos of x minus alpha।
तो cos x माइनस अल्फा का रेसिप्रोकल हो जाएगा sec ऑफ x माइनस अल्फा dx। अब यहाँ पर sec का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि sec का इंटीग्रेशन क्या होता है। sec का इंटीग्रेशन जो होता है, sec ऑफ x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log ऑफ mod ऑफ tan x। हाँ ठीक है, 1 tan x sec x का इंटीग्रेशन था log ऑफ tan x प्लस sec x, राइट, प्लस कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होना है, ये फॉर्मूला हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन ये जब यूज हो रहा है तो इसको फिलहाल जान ले इतना कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log ऑफ tan x प्लस sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बाय लीनियर एक्सटेंशन ये हो जाएगा 1/5 log ऑफ mod ऑफ tan ऑफ x की जगह x माइनस अल्फा एंड sec x की जगह sec ऑफ x minus alpha. This will be your result. Where alpha is a constant, right? Cos alpha is 4/5, sin alpha is 3/5. ये क्लियर हुआ कुछ? अभी हम लोग ये वाला प्रूफ करेंगे. This we will prove it. क्योंकि इसका यूज आ गया है तो इसको प्रूफ कर लेते हैं. और जो अगला टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये प्रूफ होगा. सर log x का क्या इंटीग्रल होगा? क्या बोल रहे हो? सर log x का इंटीग्रल. log x का इंटीग्रल निकलेगा, लेकिन वो अभी हम लोग जब बाई पार्ट्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो उसमें पढ़ेंगे. तो एक बार जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बताऊंगा तो उसमें पूछ लेना, मुझे याद दिला देना. सर यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 5 और मल्टीप्लाइंग बाय 5 एक तरीका था, फिर कोई और नंबर ले सकते हैं? नहीं, यही तरीका है, इसी से कर सकते हो. सर -5 लेंगे तो क्या माइनस कर लोगे मतलब? सर 5 और 1/5 की जगह -5 और -1। माइनस क्यों रखना चाह रहे हो? जब एक स्टैंडर्ड तरीका रखने को तो रख सकते हो, लेकिन हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका था ही ट्रिग्नोमेट्री में कि हमें कभी भी इस फॉर्म का मिले कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करते हैं और √a² b² से डिवाइड करते हैं. उसका रीज़न ये होता था कि अब एक को हम cos अल्फा ले सकते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली sin अल्फा बन जाता है. ये ये सर हमने इसलिए पढ़ा पूछ था. रहा कि कोई और वैल्यू हो सकती है? कोई और वैल्यू से बात बन नहीं पाएगी ना. करने को तो कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है, लेकिन ये है कि कोई और वैल्यू से बात नहीं बन पाएगी. अभी अभिनव ने क्वेश्चन पूछा, सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन से ही करा है ना? हाँ, मतलब लीनियर एक्सटेंशन से करा था, तो वो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन से प्रूव हो जाता है. तो तुम चाहो तो डायरेक्ट भी लीनियर एक्सटेंशन लगा सकते हो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हो. हाँ बताओ, क्या पूछ रहे थे? सर हमको यहाँ पर सोल्यूशन में अल्फा की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. हाँ वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, वेयर sin अल्फा इज 3/5 या cos अल्फा इज 4/5, कोई भी एक चीज लिख देंगे, या फिर ये लिख देंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4. अल्फा एक कांस्टेंट है एक्चुअली, इसकी वैल्यू भी तुम्हें पता ही होगी, फिजिक्स में तुमने यूज की होगी, 37 डिग्री होती है. अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं जिसका जो 3 साइड है 3, 4, 5 है, तो ये वाला जो एंगल है एक 37 डिग्री होता था, एक 53 डिग्री होता था, तो ये 37 डिग्री वाला है. सर तो अगर हम 4 से भी डिवाइड करते हैं तब भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं. नहीं, तब कैसे करते हैं? तब एक कॉस लेते, दूसरा साइन नहीं बन पाता ना. अगर 4 से डिवाइड करोगे, 5 के अलावा कुछ और ले रहे हो, जैसे तुम कह रहे हो कि 4 ले लिया, तो 4/4 बन रहा है, एक 3/4 बन रहा है, तो 4/5 4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर 1 तो नहीं होता है. हमें तो ऐसा कुछ लेना है कि a/√a² प्लस b² का जब स्क्वायर करेंगे
और ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, b/√a² + b² का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का एडिशन क्या आता है, 1 आता है। मतलब कि एक साइन अल्फा का स्क्वायर हो गया, एक कॉस अल्फा का स्क्वायर हो गया, विच इज 1। गेटिंग इट? यस सर। तो दोनों कोफिशिएंट्स ऐसे होने चाहिए कि दोनों का स्क्वायर का सम 1 आ जाए, तभी हम एक को साइन लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा कॉस बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ और ले लोगे तो फिर ये काम नहीं कर सकते। 4/4 ले रहे हो तो उसको साइन लेके और 3/4 को कॉस नहीं रख सकते, तो उसका स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है। Is this clear to every one of you? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज हो रहा है। यस सर। Okay. सो अभी जैसे हमने प्रूव करना है कि अभी मैंने बताया कि sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ mod ऑफ sec x plus tan x plus c। तो कैन यू प्रूव दिस? सब्स्टिट्यूशन से करना है, थोड़ा सा तुम्हें मैनिपुलेशन भी करना होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है sec x dx, इसको किसी ऐसे टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं जिससे बात बन जाए सेम टर्म से। तो वो सेम टर्म क्या है, वो है sec x plus tan x। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा जरा देखना, sec x into sec x is sec square x and sec x into tan x को sec x into tan x ही लिखें। नीचे में है sec x plus tan x। अब यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लेट u is equal to sec x plus tan x। तो जो du होगा इसका डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, इफ यू रिमेंबर sec x into tan x होता था, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec square x into dx। तो जो न्यूमरेटर है वो यही तो है, sec x tan x plus sec square x dx, तो वो क्या हो जाएगा du, और नीचे में जो sec x plus tan x वो क्या हो जाएगा u। तो du by u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ u plus c। अब हम लोग u की जगह पुट कर देंगे sec x plus tan x जो हमने लिया था, बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस c। तो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव एक्चुअली। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके। तो क्या अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इंटीग्रल ऑफ cos x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ cos x वो निकाल सकते हो? ट्राई करो एक बार।
ठीक आया है अभिनव तुम्हारा। Integral of cosec x, this will be integral of ठीक है हर्षित। तो ये हो जाएगा cosec x। अब मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, cosec x प्लस cot x से, राइट। तो ऊपर में आ जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x, और नीचे में है cosec x प्लस cot x। अब हम यही एज्यूम करते हैं कि लेट अस सपोज p इज इक्वल टू cosec x प्लस cot x, तो जो dt होगा दैट विल बी माइनस cosec x इंटू cot x, और जो cot x का डेरिवेटिव होगा वो माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा dx। अब माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लेने पे cosec x इंटू cot x प्लस cot स्क्वायर x dx। व्हाट यू ऑब्जर्व हियर इज दैट माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर और बाहर, तो अंदर का माइनस जो है ये पूरा का पूरा तुम्हें न्यूमरेटर में जो मिल रहा है वो dt के बराबर है। dt इज माइनस ऑफ cosec x cot x प्लस cot स्क्वायर x dx। तो ये जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा, राइट। और नीचे में क्या हो गया t, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड t हो जाएगा, विच इज माइनस लॉग ऑफ cosec x प्लस cot x का मॉड। अब थोड़ा सा इसमें, ये तो आंसर आ गया हम लोग का, लेकिन हम लोग जनरली आंसर जो इसका लिखते हैं वो इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इस फॉर्म में याद भी नहीं रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो माइनस बाहर लगा हुआ है ना, ये माइनस हम पावर में ले जाते हैं, इसके लॉग है तो पावर में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1 / मॉड ऑफ cosec x प्लस cot x, रेसिप्रोकल हो जाएगा प्लस c। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं ऊपर में कर दे रहा हूँ जहाँ पे जगह है थोड़ा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दिस इज इक्वल टू cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये जनरली जो कन्वेंशनल वे है इस फॉर्मूले को यूज करने का, वो हम लोग याद रखेंगे। तो नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है, जैसे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x भी 1 होता है। तो नीचे में 1 हो जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ऐसे हम इसको याद रखते हैं, और बुक्स वगैरह में भी ऐसे दिया रहता है। तो ये फाइनल आंसर आ गया। हालांकि अभिनव और जिस एक और किसी ने दिया था आंसर, उनका ये आंसर जो था वो सही था, उसमें कोई गलती नहीं है, उन लोगों ने ये आंसर दिया था। लेकिन जनरली जब हम याद रखते हैं तो ऐसे नहीं याद रखते हैं, ऐसे याद रखते हैं। इज इट ओके? हर्षित ने भी दिया था, हाँ, Yes, sir. और अभिनव ने भी दिया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी का? Yes, so clear. Yes. ओके गुड।
इसी तरीके से यू कैन एज अ होमवर्क ट्राई टू प्रूव दीज इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक इंटीग्रल होता है इंटीग्रल ऑफ tan x। tan x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। और इस तरीके से cot x का इंटीग्रल होता है, cot x का इंटीग्रल होता है log ऑफ sin x mod ऑफ sin x प्लस c। तो ये दोनों भी तुम प्रूव कर सकते हो। अगर उल्टा करोगे तो जल्दी आसानी से हो जाता है। उल्टा मतलब कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। tan x का इंटीग्रल अगर log ऑफ mod ऑफ sec x है, तो अगर log ऑफ mod ऑफ sec x को डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हें tan x मिल जाएगा। तो उससे भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन जनरली हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही प्रूव करते हैं। वैसे डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, हम मॉड को कैसे पुट करेंगे? मॉड को क्या करेंगे? लॉग के अंदर जो भी चीज कैंसिल हो होती है जाता वो मॉड नहीं, समझ में नहीं आया, क्या डाउट है? सर मैं पूछ रहा था कि मॉड हम कैंसिल कर देते हैं। मॉड मतलब मॉड नहीं लगाते हैं? यस सर। मॉड लगा दो, क्योंकि अगर मॉड को हटा के भी कई जगह लिख दिया जाता है, लेकिन मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रल होता है, अभी हमने पढ़ा था, वो लॉग ऑफ, अगर एकदम सही से लिखा जाए तो लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी होता है। कई बार लॉग ऑफ x प्लस सी भी लिख देते हैं, तो वो जल्दी जल्दी में या रफली अज्यूम कर लेते हैं कि x इज पॉजिटिव। लेकिन x अगर निगेटिव हुआ तो log x तो अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन x निगेटिव होने पे भी उसका इंटीग्रल होता है log ऑफ मॉड x। तो इसलिए मॉड लगाना जरूरी हो जाता है। सो आई होप ये जो भी हमने आज किया है इस पर बेस्ड असाइनमेंट भी तुम्हें मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। और ये दो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। एक ये एज अ फॉर्मूला हम लोग बाद में याद रख लेते हैं, अभी एज अ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हम कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे और इस पे बेस्ड अगर कोई डाउट होगा तो वो देख लेंगे। इज इट ओके? यस सर।